हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका 6 अगस्त की फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज का पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो बात करता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के बारे में। जब भी कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी या ऐसी कोई भी पॉइंट पे आप न्यूज़ देखते हैं, जिन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना चाहिए वो है कि वो कौन सी एजेंसी बना रही है, किस देश का है, अगर इंडियन नहीं है तो कहाँ से आ रहा है, और कौन सा प्राइमरी टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ की जा रही है। मोस्टली क्वेश्चन इसी आसपास से बनते हैं कि सरफेस टू एयर है या एयर टू एयर मिसाइल है, कैसी मिसाइल्स हैं। ये नाम से क्लियर है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, तो टैंक्स को उड़ाने में काम आएंगी। इनका जो नाम है वो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, नाम से क्लियर है। ख़ास बात ये इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड है, तो इंडिया में कौन सी एजेंसी इन्हें बना रही है, तो ये इंडिया में DRDO ने डेवलप किया है अपने एस क्लस्टर में। एस क्लस्टर का मतलब होता है आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग क्लस्टर। इन्होंने इसमें HEMRL के साथ काम किया है। मिसाइल की रेंज 1.5 से लेकर 5 किलोमीटर तक है। ये सिर्फ ध्यान रखना कि जो भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होगी उसकी रेंज कितनी होगी। अगर आपको ऑप्शन में 500 किलोमीटर लिख दिया जाए या 5000 किलोमीटर लिख दिया जाए, अगर कोई आकाश जैसी मिसाइल है या फिर अग्नि जैसी मिसाइल है, तो आपको पता है कि हाँ इनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। इट्स अ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। लेकिन जब भी कोई ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है तो आप सोचोगे ना भाई टैंक कितना दूर होगा कि उसे उड़ाना होगा। जैसे बॉर्डर से तो 500 किलोमीटर दूर टैंक कैसे खड़े होंगे, उसको थोड़ा ना उड़ाना है। इंडियन सीमा में जब बैटल फील्ड पे टैंक को उड़ाना होता है तब की बात होती है, तो उसके लिए हमेशा रेंज छोटी होगी। तो हमेशा याद रखिए जब भी कोई एंटी टैंक मिसाइल होगी तो नॉर्मली छोटे ड्यूरेशन की होगी, और इसका भी जो रेंज है वो अराउंड 1.5 टू लेके 5 किलोमीटर तक है, ताकि बैटल फील्ड पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। ये फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी ये होती है कि भाई एक बार आपने मिसाइल दाग दी, वहाँ से मिसाइल अपने आप जाके उस टैंक को उड़ा देगी। इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि अगर फायर एंड फॉरगेट कोई मिसाइल है तो फिर अपनी ट्रेजेक्टरी को भूल जाती है, क्योंकि जहाँ सोर्स वेपन है उससे आपको गाइड नहीं करना पड़ता है। तो उससे अगर कोई आपने टैंक पर अटैक किया और आप उसको गाइड अंत तक कर रहे हैं, तो हो सकता है सामने वाले को पता लग जाए कि मिसाइल कहाँ से आ रही है, फिर वहाँ से वो अपना अटैक कर देंगे। फायर एंड फॉरगेट में आपने अटैक कर दिया, आपने बटन दबाया, उसके बाद मिसाइल फायर होने के बाद अपना वो भूल जाएगी कि ऑरिजिन सोर्स क्या था, वो खुद से गाइड होकर अटैक कर देगी, जिसको बहुत बड़ा एक एडवांटेज टैक्टिकली कहते हैं जो मिलता है। इसकी बात ये भी स्पेशल है कि पूरी तरह इंडिया में निर्मित है, भारत में निर्मित। इसकी विशेषता ये भी है कि पूरी तरह भारत में निर्मित है, टोटली इंडिजिनस है और लेज़र गाइडेड है। इसके अलावा कुछ और एंटी टैंक मिसाइल्स हैं जो इंडिया में डेवलप की गई हैं। आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कौन कौन सी इंडिया में डेवलप्ड है। फॉर एग्जांपल मैंने भी बताया नाग, फिर हेलिना। हेलिना का जो रेंज है 7 किलोमीटर की रेंज है। ये जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं उनके वर्जन में भी काम आती है। और MPA-TGM जो आपने नाम सुना होगा, ये है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। से कुछ ऐसी होती है कि इंसान अपने ऊपर ही इसको रख के कोई फायर कर सकता है, और सामने शॉर्ट रेंज में जब लड़ाइयाँ लड़ी जा रही होती हैं, बैटल फील्ड में जब लड़ाइयाँ लड़ी जा रही होती हैं, तो ये एंटी टैंक मैन पोर्टेबल डिवाइसेस बहुत काम आते हैं। इसको कंधे पर रख के भी फायर कर सकते हैं। ये इंडिया में डेवलप हो रही है, DRDO ही कर रही है। बाकी हेलिना जो हेलीकॉप्टर्स पे आप डिप्लॉय करके अटैक कर सकते हैं, उसके काम आती है। फिर एक संत है स्मार्ट एंटी टैंक मिसाइल, जो कि Mi-35 हेलीकॉप्टर्स के ऊपर लगाई जाएगी फॉर एंटी टैंक ऑपरेशंस एयरफोर्स के। तो अभी तो हमने देखा जो टैंक और एंटी टैंक मिसाइल्स इंडिया में डेवलप की गई हैं उनमें MPA-TGM यानी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, वो क्या होती है, रेंज कितनी होगी, 2-2.5 किलोमीटर की रेंज होती है। फिर हमने नाग के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने देखा कि लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल जो हमने भी कवर किया कि इंडिया में डेवलप हुआ DRDO की। फिर हेलिना और सैंड, इन चारों के डिफरेंसेस आपको पता लग गए, किस किस तरह काम करती हैं, आप समझ आ गए आपको, ताकि आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। तो आप ऐसी इमेजेस से भी याद कर लेंगे हेलिना का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। हेलिना क्या कोई मिसाइल सिस्टम है या कोई एक एयर का इफेक्ट है, तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं, तो क्लैरिटी थोड़ी यहाँ ज़रूरी है। 2014 में अग्नि 4 मिसाइल के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, क्या सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, क्या ये फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली, इज इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वारहेड्स अबाउट 7500 किलोमीटर्स अवे। तो याद रखिए अग्नि 4 की बात है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ऑब्वियसली रेंज बहुत ज़्यादा होगी। हमें बताने में से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है, मुझे बताइए, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। और क्या इसमें सिर्फ लिक्विड प्रोपेलेंट यूज़ होता है, क्या आप एलिमिनेट कर सकते हैं कोई स्टेटमेंट्स में? इसको सोचिए और सॉल्व करिए। पहले आ चुका है तो PVI की आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं और अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास की। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास अलग अलग लेवल पे इंडिया एक्सरसाइज करता है अलग कंट्रीज़ के साथ में। US के साथ इंडिया की लगातार जो
इंटरऑपरेबिलिटी है, जो उनकी टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम है, उसमें बढ़ावा देखा जा रहा है, पार्टनरशिप बढ़ती जा रही है। तो जो युद्ध अभ्यास है वो किसके साथ होता है, तो वो यूएस के साथ होता है, और इस बार वो कहाँ हुआ है, उत्तराखंड के औली में। मिलिट्री एक्सरसाइजेस क्यों होते हैं, देखिए मिलिट्री एक्सरसाइजेस होने का कारण ये है कि इससे इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ती है। लेट्स से अगर आपका एक दोस्त है कोई, ठीक है, दोनों अलग अलग डिवाइसेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एप्पल यूज़ कर सकते हैं, कोई विंडोज़ यूज़ करता है या कोई एंड्रॉइड यूज़ करता है, तो अलग अलग लोग अगर अलग अलग डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, जब आप लोग साथ आके काम करोगे ना, तो कभी आपको दूसरे के सिस्टम पे काम करना पड़ गया या उसकी सिस्टम से बनी हुई फाइल आपको मिल गई, तो आपके कंप्यूटर में नहीं खुलेगी, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या जो आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं वो अलग है। तो वैसे ही मिलिट्री में होता है कि सबके अपने अपने अलग अलग वेपन्स हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं, उनके अलग अलग उपकरण हैं। तो अगर कभी साथ लड़ना पड़ जाए तो भाई आपको उसका संदेश समझ भी नहीं आएगा, ना आपको उसके हथियार समझ आएंगे, कैसे वो काम करते हैं आपको पता ही नहीं, उनकी भाषा जो कोड वर्ड्स हैं वो पता नहीं है, जो नॉर्मली वो जिस पे ऑपरेट करते हैं। जब साथ में एक्सरसाइज होती है तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है दोनों मिलिट्री के बीच में, उन्हें ये भी पता लगता है किस तरह से कौन ऑपरेट करता है, किस तरह उनके साथ हम और ज़्यादा समन्वय बैठा सकते हैं। तो इस तरह बड़ा इंपॉर्टेंट है मिलिट्री एक्सरसाइज देशों के बीच में होना। इंडिया यूएस के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है युद्ध अभ्यास, जो अभी हुई औली में। तो क्या करती है, इंटरऑपरेबिलिटी, कॉपरेशन और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है। इंटरऑपरेबिलिटी को लेकर एग्रीमेंट भी हुआ था इंडिया और यूएस के बीच में, फाउंडेशन एग्रीमेंट 4 हुए थे, उनमें से एक था कोमकासा। तो आप मुझे बताइए, कोमकासा के अलावा लेमोआ भी हुआ था, लेमोआ किस चीज़ का था, कोमकासा किस चीज़ का था। 4 जो फाउंडेशन एग्रीमेंट्स है वो कौन कौन से हैं, उसकी क्या रेलेवेंस है, ये आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, अच्छा मुझे कितना याद है कितना याद नहीं है। जो युद्ध अभ्यास है 2004 से शुरू हुआ है, और इसके अलावा यूएस के साथ इंडिया ऑलरेडी बहुत सारे एक्सरसाइज करता है। फॉर एग्जांपल टाइगर ट्रम्प में ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है, तीनों सेवाएं आती हैं। फिर वज्र प्रहार है, जो स्पेशल फोर्सेस का जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, और एक एक्सरसाइज कोपा इंडिया है, जो कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस के बीच में। तो अलग अलग सेना के जो अंग है वो अलग अलग लेवल पे जॉइंट एक्सरसाइज यूएस के साथ करते हैं। इसके बाद बात आती है हसदेव अरण्य रीजन की। अरण्य असल में एक संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है वन, यानी जंगल। अरण्य का मतलब समझ गए आप, जंगल की बात हो रही है। ये असल में छत्तीसगढ़ का इलाका है, जहाँ पर हसदेव अरण्य वन है, या हसदेव अरण्य फॉरेस्ट, जिन्हें लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है। यहाँ पास में ही ना हसदेव नदी बहती है। हसदेव नदी ज़रा बताइए मुझे किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है या किस रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी क्या है, गंगा रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी कौन सी है, ये थोड़े कॉन्सेप्ट आप थोड़ा रिवाइज कर ले। हसदेव रिवर असल में महानदी की एक ट्रिब्यूटरी है। तो हसदेव कहाँ से आती है, छत्तीसगढ़ से आती है, और ये जाके महानदी में मिलती है। महानदा फिर आपके छत्तीसगढ़ से आती है, वो भी छत्तीसगढ़ से पास होते हुए आती है और जाके बे बंगाल में चली जाती है। तो ये आपका हसदेव का इलाका है, जहाँ पे एक वन है, और दे आर कॉल्ड एज हसदेव अरण्य रीजन। यहाँ पर एक डैम बनने वाला है। इस डैम को लेकर बहुत ही समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि इस डैम से कई गाँव को जो पानी है मिलेगा इरिगेशन का, लेकिन जो वो जंगल है उससे कोई इलाका उसका जो है वो पानी के अंदर आ सकता है। तो एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है जहाँ बायोडाइवर्सिटी है, तो वो इसके बाद जो बदलाव होंगे डैम के बनने के बाद, या यहाँ जो काम हो रहे हैं उससे काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है यहाँ की इकोलॉजी पर। तो इसलिए काफ़ी विरोध प्रदर्शन इसके ऊपर हो रहा है। यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हसदेव रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, हसदेव रिवर कहाँ बहती है, हसदेव क्या नॉर्थ साइड जाती है, ईस्ट साइड जाती है, वेस्ट साइड जाती है, कहाँ जाती है। महानदी की आपकी ट्रिब्यूटरी इस तरह आप याद कर सकते हैं, ऊंग किसकी है, ठीक है। इस तरह से हो गया ये टॉपिक ख़त्म। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्यों ये न्यूज़ में रहा। जो तो भाई बहुत टाइम से बहुत कुछ हो रहा है। असल में एक प्राइवेट मेंबर का रेजोल्यूशन आया था छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर प्राइवेट मेंबर बिल की खास बात ये होती है, प्राइवेट मेंबर मतलब कोई भी पार्टी का जो मिनिस्टर नहीं है, वो जब कोई बिल लाता है उसे कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। तो ये प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन लाए थे ये। और डिफरेंस ये है दोनों में, एक लॉ और रेजोल्यूशन में, कि लॉ जब कोई बिल आता है ना, प्राइवेट मेंबर बिल अगर आया, तो प्राइवेट मेंबर बिल अगर आया और वो पास हो गया दोनों सदनों में, तो वो बिल लॉ बन जाता है। जैसे रिसेंट में CAA के बारे में सुना है, जब भी कोई लॉ बनता है वो एक बिल आता है, तो अगर कोई बिना मंत्री के कोई व्यक्ति लेके आता है जो मंत्री नहीं है, तो उसे कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। लेकिन रेजोल्यूशन लाया गया है यहाँ पे, प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन। ये डिफरेंट ऐसे है कि रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर ये पास हो गया, इसका कहने का मतलब है कि ये जो हाउस है, सदन है, ये मानता है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगर हमने देखा कुछ फार्म लॉज आए थे, तो फार्म लॉज पे अलग अलग राज्यों के सदनों ने कहा था कि ये लॉज जो हैं, हमारा ऐसा मानना है कि ये लॉ अच्छे नहीं हैं, इनमें बदलाव होने चाहिए। जो हमने केरला और हमने देखा था, पंजाब में भी हुआ था, केरला में भी हुआ था, और अभी रिसेंटली हसदेव में भी एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन आया है, जिसके तहत कि ये जो ये रीजन है,
इसमें जो बदलाव किए जा रहे हैं ये राज्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ठीक है, ये होगी हस्तक्षेप और अन्य रीजन की बात। प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन आया था, बिल नहीं आया था, याद रखिए। रेजोल्यूशन बिल में क्या फ़र्क है, कहाँ ये रीजन है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये हमने जान लिया। आगे बढ़ते और बात करते हैं खयाम सैटेलाइट्स की। खयाम सैटेलाइट नाम थोड़ा आपको उर्दू जैसा मिल रहा होगा ये, तो ये असल में आपको लग सकता है क्या इसरो ने लॉन्च करी है, क्या नहीं। ये लॉन्च करी है रशिया ने, और ये सैटेलाइट है असल में किस देश की, तो ईरान की। खयाम असल में वहाँ के एक फेमस मैथमेटिशियन थे, फिलोसोफर भी थे, और कई एरिया में इन्होंने काम किया। इन्होंने एस्ट्रोनॉमी के ऊपर काम किया है, इन्होंने मैथमेटिक्स के ऊपर काम किया है। ये कहाँ के थे, ईरान के थे। और इनके नाम की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट खयाम। तो खयाम क्या है, इज अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट विच इज बीइंग लॉन्च्ड बाय सोयूज। सोयूज एक सैटेलाइट कैरियर है जो कि किसका है, रशिया का। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का क्या फ़ायदा होगा, उन्हें डेटा मिलेगा, हेल्प मिलेगी अपने एरियाज़ को ठीक से कैटर करने के लिए। इसमें हाई इमेजिंग एक्यूरेसी है और अर्थ के सरफेस को ये मदद करेगा उनको बॉर्डर्स को भी मॉनिटर करने में, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, वाटर रिसोर्स नेचुरल डिजास्टर्स को कंट्रोल करने में, और इसको गाइड करेगा। जो ग्राउंड स्टेशन है वो ईरान में होगा, यानी रशिया ने इसको लॉन्च कर दिया, बाकी ईरान उसको फिर मैनेज करेगा। जो इंडिया पहले क्या करता था रशिया के साथ, अभी ईरान ने ऐसा किया। तो खयाम किसकी सैटेलाइट है, किसने लॉन्च किया, अगर आपको इसरो वहाँ दे दे तो आप कंफ्यूज नहीं होना। ईरान की सैटेलाइट को इंडिया ने लॉन्च नहीं किया, इसरो ने लॉन्च नहीं किया, जो क्योंकि रशिया ने लॉन्च किया था। फिर अभी रिसेंटली एक वर्ल्ड डेयरी समिट हुई है जो इंडिया ने होस्ट की है। इंडिया इंपॉर्टेंट इसलिए, इंडिया क्योंकि लार्जेस्ट जो डेयरी उत्पादन करता है उनमें भारत है नंबर 1 पे। और ये जो अभी हुआ वर्ल्ड डेयरी समिट, ये न्यू दिल्ली में होने वाला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, वैसे तो होता रहता होगा ऐसा कुछ। तो ये 48 ईयर्स के बाद इंडिया में हो रहा है। कौन करवा रहा है, तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। और क्या करेगा ये जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके बीच में नॉलेज शेयरिंग की बात हो, या फिर कैसे और ज़रा सेफ और सस्टेनेबल डेयरिंग प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया जाए। लाइवलीहुड और न्यूट्रिशन इस बार इसका थीम है। इंडिया इज रैंक 1 इन मिल्क प्रोडक्शन, 23% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है। उत्तर प्रदेश इज द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। उसके बाद राजस्थान, आंध्र, गुजरात और पंजाब आते हैं। ये हो गई इसकी बात। और इंडिया में दूध को लेकर जो बातें हुई थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है ऑपरेशन फ्लड। कहाँ हुआ था, आनंद विलेज काफ़ी फेमस है। क्या हुआ था आनंद में, कौन सी कंपनी है, अमूल, किसने शुरू किया था, क्या रेलेवेंस रही, ये सब बातें इंपॉर्टेंट। इंडिया में दूध की कमी पहले हुआ करती थी। ऑपरेशन फ्लड के बाद इंडिया ने अपने विलेज लेवल पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू काफ़ी काम किया, और उस काम का नतीजा निकला इंडिया इज़ अ लीडिंग वर्ल्ड मिल्क प्रोड्यूसर। हालांकि इंडिया अभी तक एक मेजर मिल्क एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं है, क्योंकि इंडिया की रिक्वायरमेंट खुद ही बहुत सारी डोमेस्टिक है, 1 बिलियन लोग हैं, और इंडिया इज़ अ वेरी मच मिल्क डिपेंडेंट कंट्री। तो धीरे धीरे इंडिया कोशिश कर रहा है कि और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाए, क्योंकि इंडिया में जो काऊ की जो ब्रीड है उनमें भी दिक्कतें आ रही हैं और उनकी बीमारियां बढ़ रही हैं। इंडिया में मिल्च काउस का सिस्टम हुआ करता था जो अब कम होती जा रही है। विदेशी काओं के साथ इंडिया के वेदर में एक्लेमेटाइज होने में दिक्कत हो रही है। और जो डेयरी इंडस्ट्री है वहाँ पर दिक्कतें ये है कि एडल्टरेशन बहुत ज़्यादा होता है, दूध में बहुत ज़्यादा एडल्टरेशन किया जाता है, चाहे यूरिया हो चाहे पानी हो, हर तरह का एडल्टरेशन, और एक समस्या ये देश भर में बनी हुई है। इसको लेकर काफ़ी कदम उठाने की ज़रूरत है। फिर बात आती है बॉमॉल्स कोस्ट डिजीज़ की। देखिए, बॉमॉल कोस्ट डिजीज़ मतलब ये होता है, विलियम बॉमॉल नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने एक थ्योरी ईजाद की थी। इनका कहना था कि क्या होता है कभी कभी कि नॉर्मली हम क्या समझते हैं कि जैसे जैसे आप कुछ सीख रहे हैं, लेट्स से अगर आपको एक तलवार चलानी आती है तो आपको आर्मी कुछ पैसे देगी, 2 तलवार चलानी जानती है ज़्यादा पैसे मिलेंगे, आपको फ्लाइटर जेट चलाना आता है तो आपको और ज़्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि आपके पास स्किल ज़्यादा है। तो जैसी जैसी आपकी स्किल या आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है वैसे वैसे आपके वेजेस बढ़ते हैं, यानी जितने पैसे आपको मिलते हैं उतने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। लेकिन इस चीज़ में देखा गया, विलियम बॉमॉल ने देखा कि कभी कभी ऐसा होता है, कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है मार्केट में, या डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि स्किल डेवलप हुए बिना भी, स्किल उतनी की उतनी ही है, आपको उतना ही आता है जितना पहले आता था, लेकिन आपको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं, इतनी लोगों को सेवाएं चाहिए आपकी। रिसेंटली देखा गया कि वेज राइज की जाती है बिना प्रोडक्टिविटी के। प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी लेकिन कीमतें बढ़ गई। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो देखा गया था वो देखा गया था हेल्थ इंडस्ट्री में। हेल्थ इंडस्ट्री में हॉस्पिटैलिटी और हेल्थ की बात अगर हम करें, प्राइमरली जो हेल्थ का सेक्टर है, हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पाई। MBBS किया, डॉक्टर बन गए, और उसके बाद वो मौका ही नहीं मिला उनको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, लेकिन उनकी जो वेजेस हैं बढ़ गए, हॉस्पिटल जो उनके खर्चे बढ़ गए, उनका जो वेज है वो बढ़ता जा रहा है, उतना ज़्यादा डिमांड आपसे करेंगे सब कुछ का, लेकिन उन्होंने सर्विसेज नहीं बढ़ाई या प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाई। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतनी ज़्यादा डिमांड है कि भाई एक आदमी एक लिमिट में कुछ ही काम कर सकता है ना, उससे ज़्यादा काम करवाओगे तो नहीं कर पाएगा, वो तो किसी एक को प्रेफर करेगा दूसरे के बदले में। किसको प्रेफर करेगा? ज़्यादा पैसा देगा। तो वो देखा गया बॉमल कॉस्ट डिजीज़ अभी लागू हो रही है हेल्थ इंडस्ट्री में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिस वजह से बिना स्किल के डेवलपमेंट हुए बिना वेज इंक्रीज कर दी है। तो आपको समझना है व्हाट इज़ बॉमल डिजीज़।
बॉमल कॉस्ट डिजीज जो है कोई कोरोना या ऐसा कुछ बीमारी नहीं है। बीमारी ये एक तरीका है, ये एक थ्योरी है जो कहती है बिना प्रोडक्टिविटी के बढ़े, बिना स्किल के बढ़े जब वेजेस बढ़ जाते हैं किसी के। क्यों बढ़ते हैं भाई? क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा होती है। जैसे इंडिया में 125 करोड़ लोग हैं, 1.35 बिलियन पीपल हैं, डॉक्टर्स बहुत कम हैं, तो डॉक्टर्स की स्किल और हॉस्पिटल का द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी बढ़े बिना भी हॉस्पिटल के बिल्स बढ़ जाएंगे। उसके लिए जो अब इलाज कहा जा रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप एआई या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो ताकि बेहतर तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाओ। तो लगातार कंपटीशन इंडस्ट्री में होगा तो ऑब्वियसली किसी की भी वेजेस बढ़ जाएंगे, तो वहाँ पर आप जो इंक्रीज़ कर सकते हो टेक्नोलॉजी के थ्रू, एआई के थ्रू, लेट्स से अगर डॉक्टर्स एक समय में बहुत लोगों को देख पाएँ या आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कुछ चीज़ें ऑटोमेट कर दें तो फिर रिक्वायरमेंट ही नहीं रह जाएगी उस व्यक्ति की, तो उसकी डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, तो फिर वेजेस कम हो जाएंगे। तो हायर वेजेस कभी कभी बहुत नुकसान भी करते हैं क्योंकि लेबरर्स कम होते हैं इस वजह से। तो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की कहानी है, मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया हेल्थ इंडस्ट्री का। आगे बात आती है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप की। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को लेकर एक बात ये थी कि यूएस ने ये स्टार्ट करी, इसमें इंडिया एंट्री लेना चाहता है। अभी इंडिया मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का मेंबर नहीं है। इनका मेन काम ये है जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, ठीक है, REMs, इनमें मोनोपोली है किसकी? चाइना की। तो चाइना ने कोविड के टाइम में उसके बाद भी लगातार अपनी ट्रेड पॉलिसी का इस्तेमाल कर कर इस मोनोपोली पे कब्जा जमाए रखने की कोशिश करी। यूएस और उनके जो एलाइज थे इन्होंने सोचा क्यों ना हम सब इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं बाकी देश मिलकर, क्योंकि एक देश के पास तो REM होगा नहीं, जिसके पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं उसके पास उसको डेवलप करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, किसी को प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, किसी के पास संसाधन ही नहीं है। तो ऐसे जो देश थे इनके पास या तो टेक्नोलॉजी थी या वो रेयर अर्थ मेटल्स थे, ये सब मिल के शुरू हुए और इन्होंने कोशिश की कि भाई हम एक मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाएंगे ताकि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, चाहे सोलर पैनल्स हो, मोबाइल टेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर्स के इलाके हो, हार्डवेयर्स हो, वहाँ पे चाइना की मोनोपोली खत्म की जाए। तो ये 17 रेयर अर्थ जो मिनरल्स होते हैं इसको लेकर ये काम शुरू किया गया। इंडिया इसका मेंबर नहीं है क्योंकि इंडिया को बोला गया कि भाई ना आपके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है, आप कुछ शेयर नहीं कर पाओगे, इसलिए इंडिया का मेंबर नहीं बनाएगा। इंडिया कोशिश कर रहा है कि मेंबर बन जाए यहाँ का। तो आपके लिए जानने की चीज़ ये है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, स्वीडन, यूके एंड द यूरोपियन कमीशन, जिसमें इंडिया इज नॉट मेंबर। इंडिया इज ट्राइंग टू गेट इनटू इट विच इज़ एन अल्टरनेटिव टू चाइना अलायंस बनाया गया है फॉर मिनरल सिक्योरिटी। कौन सी मिनरल? तो रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो गई। तो इंडिया को इसमें अभी तक एंट्री नहीं मिली है। रेयर अर्थ मेटल्स कौन कौन से होते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं 17 ऐसे केमिकली सिमिलर मेटालिक एलिमेंट्स जो कि लैंथेनाइड्स हैं, स्कैंडियम और यट्रियम। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, चाहे वो मोबाइल टेलीफोनी हो, चाहे आपकी कंप्यूटर्स का इलाका हो, चाहे आपकी हाई एंड जो भी IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स बन रही है इसमें जो इक्विपमेंट्स बनते हैं उनमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है ये। इंडिया में कुछ जो मिनरल्स हैं वो मिल रहे हैं बहुत मात्रा में, तो कोशिश है कि इंडिया भी इसके ऊपर काम करे, राइट। आगे बात आती है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग फॉर 21st सेंचुरी प्रोग्राम। ये असल में किसने लॉन्च किया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है? ये लॉन्च किया है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स यानी नेस्ट ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का पार्ट है, और CBSE ने। ये क्या करेगा? ये कोशिश स्टूडेंट्स पे नहीं करेगा। ये बात है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात की जा रही है। ये एक्सपीरियंटल लर्निंग यानी अनुभव से सीखा गया जो ज्ञान है उसका इस्तेमाल किया जाए एजुकेशन प्रोग्राम्स में। ये ऑनलाइन प्रोग्राम है एजुकेटर्स के लिए। जो टीचर्स होंगे उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा, उनको क्लासरूम लर्निंग प्रोग्राम चलाया जाएगा ताकि वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल करके कैसे क्लासरूम में और ज़्यादा शिक्षित कर सके बच्चों को। तो ये प्रोग्राम रन किया जा रहा है किसके लिए? शिक्षकों के लिए। कौन शुरू कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, CBSE विद टाटा ट्रस्ट। क्यों? ताकि जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे भी सीखा जा सके, ताकि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट एजुकेशनल चेंजेस जो बच्चों में वो की जा सके। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, टीचर्स को लीडर्स बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा ट्राइबल मिनिस्ट्री के कुछ जो प्रोग्राम्स थे वो आपको पता होने चाहिए, जैसे एकलव्य प्रोग्राम क्या था कि ये एक रेजिडेंशियल सिस्टम था जो कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने शुरू किया था, ताकि जो ST कम्युनिटी के जो बच्चे हैं जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं उनको प्रोफेशनल कोर्सेज कराए जा सके, हाई एजुकेशन में मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उसके लिए किया गया था, जिसके लिए उनको स्पेसिफिक ग्रांट्स मिलते हैं। तो जिस भी ब्लॉक में 50% ज़्यादा ST पॉपुलेशन है वहाँ पर एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल 2022 तक बनने की बात थी। फिर एक जो हमने बात करी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, जो कि किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर ही आती है। ये काम करती है किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर। और ये कोशिश करती है ये जानने के ऊपर कि भाई कैसे ट्राइबल स्टूडेंट्स के एजुकेशन लेवल्स को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। तो किसने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, किसको टारगेट करता है, कहाँ से शुरू हुआ, ये आपको पता इसमें होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है श्रीमद रामचंद्र मिशन के बारे में, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने हाल ही में इसका इनॉग्रेशन किया था। तो रामचंद्र मिशन जो है कहाँ पर है? पहली बात, किस राज्य से ये संबंधित है? तो गुजरात।
किनके अंतर्गत शुरू हुआ था। एक स्पिरिचुअल मूवमेंट थी जो कि शुरू की गई थी गुरुदेव श्री राकेश जी के द्वारा, जो अराउंड दुनिया भर में फैली हुई है। तो किसकी बात कर रहा हूँ, श्रीमद राजचंद्र मिशन। ये किसने शुरू की, गुरुदेव श्री राकेश जी ने। कहाँ, गुजरात में। क्या किस रिलीजन से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, तो जैनिज़्म से। और कोशिश करते हैं कि किस तरह हम सत्य को पा सकते हैं। और एक जो गाइडेंस और सीकर्स की बात है उसके बारे में बात की गई। इन्हें युग पुरुष भी कहा जाता है। तो ये हो गई श्रीमद राजचंद्र मिशन की बात। हमने आज के क्वेश्चंस देखे, आर्टिकल्स देखे, देखते हैं आपको कितना इसमें से याद है। हस्तिनापुर के रीजन जो है वो केरला में है। युद्ध अभ्यास जो एक्सरसाइज थी वो इंडिया यूएस के बीच में थी। लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स रेंजेस फ्रॉम 1.5 to 5 किलोमीटर्स। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इज टू सिक्योर सप्लाई चेन्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स इन द ईयर 1997-98 लॉन्च्ड बाय द स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था। कितने सही हैं, कितने गलत हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस थे। आई होप अपने सारे सही किए हों। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली एज नथिंग एल्स के नाम से, या आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।